So welcome dear students and hope that your preparation is going great. So today we will revise the whole chapter, that is the chemical kinetics. तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन करेंगे. नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है कि इस यूनिट से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस यूनिट से अगर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन दैट इज हॉट्स पूछा गया तो कैसे आएगा वो भी मैंने इसमें डिस्कस किया है. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी तक अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा है वन शॉट वीडियो तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं. आप में से कुछ यहाँ पे क्या काम करते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेते हैं इन क्वेश्चंस का. तो स्क्रीनशॉट से क्या होगा, यहाँ पे हम पूरा ये यूनिट रिवाइज कर रहे हैं. इन क्वेश्चंस के अलावा भी मैं बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स वो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे. तो दैट मीन्स स्क्रीनशॉट आपको नहीं लेना है. यू हैव टू टेक योर नोटबुक एंड पेन विद यू एंड यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट रहेगा. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज फॉर द रिएक्शन 2A + B it gives 3C if the rate of appearance of C at the time t is 1.3 × 10⁻⁻⁴ mole per liter per second. Calculate at this time the rate of reaction and the rate of disappearance of A. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना. आपने इसमें पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे वो डिस्कस हम करेंगे डिटेल में. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, लेट मी टेक ए जनरल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है AA + BB इट गिव्स CC + DD. ये है एक जनरल रिएक्शन जिसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना है. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ये आपको आना चाहिए. तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज़ द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और इट इज़ द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट. तो इसको निकाला कैसे जाता है, जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता है. तो हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज़ द डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with respect to time, or we can also say it is the increase in molar concentration of products with respect to time, right. तो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, so 1/A, ये जो स्मॉल ABCD है ये आपके स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है. तो ये यहाँ पे ऐसे हम लिखते हैं डिवाइड में, दैट्स 1/A. देन चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A ऐसे दिखाया जाएगा, दैट इज dA/dt. These square brackets they indicate the molar concentration. So माइनस साइन का मतलब है दैट कंसंट्रेशन ऑफ A जो है डिक्रीज होता है टाइम के साथ, और B का भी क्या होगा, डिक्रीज. तो ऐसे ही B के लिए भी आप लिख सकते हैं रेट इन टर्म्स ऑफ B. आप ऐसे ही दिखाएंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/b देन dB/dt. अब मुझे बताओ अगर इसी रेट को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ C तो फिर लिखेंगे प्लस साइन, बिकॉज इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ COD जो है टाइम के साथ इंक्रीज होता है. तो इसको मैं लिखूंगा 1/c देन dC that is molar concentration of प्रोडक्ट C/dt, राइट. ये आपके लिए होगा रेट जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ C, और वैसे ही किसके लिए आप लिख सकते हैं, D के लिए. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये आपका हो सकता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, और इंस्टेंटेनियस. जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है दिखाते हैं तो एवरेज का मतलब होता है दैट इज़ द टोटल चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना. जैसे यहाँ पे अगर जनरल रिएक्शन की हम बात करेंगे, लेट्स से ये R है रिएक्टेंट, इट गेट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट P. तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, दैट इज डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R अपॉन डेल्टा T, ठीक है ना. और यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव मीन्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं. तो डेल्टा जो है आप सिंपली याद रखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स द बिगर चेंज. डेल्टा मीन्स द बिगर चेंज. अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फिर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट मीन्स इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो उसके लिए हम स्मॉल d का यूज़ करते हैं या इस डेल्टा का यूज़ आप करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंट्स द स्मॉलर चेंज. तो तब इसको लिखेंगे वैसे, दैट इज़ -d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R/dt. ऐसे इंस्टेंटेनियस रेट आप दिखाएंगे और ऐसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C आपको दिया गया है, राइट. पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ. तो यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन दी गई है वो कुछ ऐसे है, दैट इज़ 2A + B इट गिव्स यू 3C, है ना. ये आपके पास रिएक्शन दी गई है.
अब यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी आपको दिया गया है, दैट मीन्स आपको ये दिया गया है, दैट इज़ डी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, ये आपको दिया गया है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आपको दिया गया है, राइट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं बताओ, इन टर्म्स ऑफ सी हम कैसे निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने बताया ये जो 3 है स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज़ हम लिखेंगे यहाँ पे +1/3 और उसके बाद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, ऐसे हम निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज़ रेट ऑफ रिएक्शन जो हमें निकालना है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। तो बता दो कैसे लिखेंगे, फिर इसको 1/3 ऐसे लिखेंगे और उसके बाद इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी आपको दिया गया है, तो कितना दिया गया है, दैट इज़ 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आपको दिया गया है ना। इसका यूनिट भी लिखा गया है, दैट इज़ मोल पर लीटर पर सेकंड, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्चुअली ये जो मोल पर लीटर पर सेकंड है, इट इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है ना। रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज़ द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मीन्स उसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर है ना। मोलर कंसंट्रेशन जो होता है उसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर या मोल पर लीटर, और उसके बाद डिवाइडेड बाय टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट जो है दैट सेकंड, ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा पर सेकंड। तो किसी वक्त ये पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है दैट इज़ मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे है ना। देखो ये 1.3 है, 1.3 को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, दैट इज़ 13 इंटू 10 रेज्ड पावर -1 है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। और इंटू क्या है यहाँ पे 10 टू द पावर -4 है, ये 10 टू द पावर -4। अब डिवाइडेड बाई 3, तो इसको यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे है ना, 3 1s are 3 4s are 12, 4.3 आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेट इंटू 10 टू द पावर -5, और यूनिट वही रहेगा दैट्स मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आपका होगा रेट ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पे आपको निकालना था, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे आपको दिया गया है दैट यू हैव टू आल्सो कैलकुलेट, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब देखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो है वो कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो देख लो जो आपका यहाँ पे ए है ना, वहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है दैट्स 1/2, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए। इन टर्म्स ऑफ ए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे दैट इज़ 1/2 है ना, 1/2 जो ये स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये डिवाइड होता है, देन डी ए दैट इज़ द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। अब मुझे बताओ इट इज़ इक्वल टू, नाउ इन टर्म्स ऑफ सी हम कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो लिखेंगे दैट इज़ 1/3 डी सी अपॉन डी टी, ऐसे हम लिखेंगे रेट इन टर्म्स ऑफ सी, और ऐसे हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है। पर अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो वो तो सिंपली ऐसे लिखेंगे हम दैट इज़ डी ए अपॉन डी टी, ये आपको निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा फिर, ये यहाँ पे 1/2, 2 जो है ये डिवाइड में है, इक्वलिटी के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज़ 2/3। ये जो 2 है यहाँ पे है ना, इसको मैंने इक्वलिटी के यहाँ ले लिया, और ये 3 अपना वहाँ पे ही है अपनी जगह पे, राइट। इंटू डी सी अपॉन डी टी, डी सी अपॉन डी टी इसका वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, दैट्स 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4 है ये, ठीक है। तो इसको फिर कैसे हम सॉल्व करेंगे है ना, मैंने बताया ये लिखो ऐसे ही 2/3, 1.3 को मैंने बताया, इसको लिख सकते हैं हम 13 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर ये जो -4 है वहाँ पे ही, ठीक है। अब मुझे बताओ कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे है ना, दैट इज़ एक्चुअली 13 इंटू 2 दैट इज़ 26 अपॉन 3 इंटू 1/4 सम पावर शुड बी एडेड, तो ये 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा दैट इज़ 8.6 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये आपका होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद रखेंगे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज़ डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन है ना। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, बस यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा ये आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड
सो लेट्स सी द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला जो फैक्टर होता है दैट इज़ द कंसंट्रेशन, है ना, ऑलरेडी आपने पढ़ा है। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज, है ना। जितने रिएक्टेंट्स आपके पास ज़्यादा होंगे, उनके कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट पे, उतने ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये पहला फैक्टर रहेगा। दूसरा जो होता है दैट इज़ द टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या देखा गया दैट फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, है ना, 10 डिग्री राइज अगर टेम्परेचर होगा, देन व्हाट हैपन्स, इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, राइट। इसको आप याद रखेंगे दैट फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इट बिकम्स डबल। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, और टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ये आगे हम देखेंगे। अर्हेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट में। तो नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। देखो हमारे पास दो तरह के कैटलिस्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट मीन्स विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। दूसरा हमारा जो होता है दैट इज़ द नेगेटिव कैटलिस्ट, जिसको हम इनहिबिटर भी कहते हैं ना, रिटार्डेंट भी कह सकते हैं, तो जो एक्चुअली डिक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट यूजुअली हमारे पास होते हैं, सो ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। पॉजिटिव कैटलिस्ट्स दे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, और कैसे ये इंक्रीज करते हैं, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये आगे हम देखेंगे इसी चैप्टर में, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद रखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज़ द फोर्थ फैक्टर, दैट इज़ एक्चुअली द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो यहाँ पे आप याद रखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है उस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दो रिएक्शन आपको दिखाऊं, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, इसको मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ, इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। और दूसरी रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखो आपको यहाँ पे लगेगा, देखो जब आप इनको बैलेंस करेंगे तो सेम वे में यहाँ पे भी ट्वाइस, यहाँ पे भी ट्वाइस, ठीक है ना। ये यहाँ पे बैलेंस हो गया ट्वाइस। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, दोनों रिएक्शन सेम दिख रही है, पर जब एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं दिस फर्स्ट रिएक्शन इट इज़ फास्ट, राइट, इसके रेट जो है फास्ट है, और ये जो रिएक्शन है इट ऑकर्स एट ए स्लो रेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ गया दैट यहाँ पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एक्चुअली क्या होता है किसी भी रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होते हैं ना, और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। तो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होने में कहीं पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, कहीं पे एनर्जी कम लगेगी, कहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। सो दैट इज़ वाई कुछ रिएक्शंस फास्ट होंगे, कुछ रिएक्शंस क्या होंगे, स्लो। तो दैट्स वाई इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे दैट इज़ द सरफेस एरिया। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द सरफेस एरिया। तो आप याद रखेंगे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतनी रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगी। तभी आपने देखा होगा लेब में जब आप जिंक लेते हैं तो कैसे लेते हैं, जिंक आप लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, फास्ट होगी। समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ रिएक्शन जो है दे ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो दैट मीन्स लाइट वहाँ पे क्या रूल कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जिनको आप कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास है H2 इट रिएक्ट्स विद Cl2, तो ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट H nu, तो यहाँ पे तभी बनेगा HCl। तो दैट मीन्स सम रिएक्शंस दे आर कैटलाइज्ड बाय लाइट, दैट मीन्स दीज रिएक्शंस देयर रेट it gets enhanced when such reactants they react in presence of light। जैसे हमारे पास ये है मीथेन है, इसको मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पे बनेगा CH3Cl, है ना, और HCl बाई प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद ये रिएक्शन जो एक्चुअली यहाँ पे ही स्टॉप नहीं होते हैं, ये जो क्लोरोमीथेन बना उसके बाद फिर से नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्लोरीन का रिएक्ट होगा, फिर बनेगा डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर टेट्राक्लोरो, है ना। ये रिएक्शन चलती है बिकॉज इट ऑकर्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना, आपने पढ़ा होगा 11th में। तो ये कुछ फैक्टर्स है विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस, है ना। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, इसको आप सभी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बताना यूनिट, है ना। पहले देखो याद रखेंगे यहाँ पे दैट के जो है रेट कांस्टेंट, इसका जो यूनिट होता है इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस।
तो पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑर्डर में आप सिंपली याद रखेंगे, अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है और उसकी रेट ला एक्सप्रेशन आपको दी गई है, रेट ला एक्सप्रेशन, वहाँ से आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। रेट ला एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको रेट दी गई है, एक्सपेरिमेंटली जो रेट देखी जाती है ना, लेट्स से ए रेज्ड पावर यहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट अल्फ़ा है एंड बी, लेट्स से ए भी आपके रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया वो बीटा है। तो अल्फ़ा सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ द पावर्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ये, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप सिंपली याद रखेंगे, इट इज़ द सम ऑफ द पावर्स, जो यहाँ पे है ये कोफिशिएंट्स, जो किस में देखे जाते हैं, जो कहाँ पे होता है, रेट ला एक्सप्रेशन। रेट ला एक्सप्रेशन ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है। अब मुझे यहाँ पे बताओ, जो ये के है यूनिट, दैट इज़ द रेट कांस्टेंट, जिसको आप स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे आप, दैट दिस इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे इसका यूनिट हमें देखना है, तो बस सिंपल एक फार्मूला याद रखेंगे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दैट किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर आपको के का यूनिट निकालना है तो आप सिंपली याद रखेंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, उसके बाद रेज टू द पावर 1 माइनस n, उसके बाद पर सेकेंड। ये है द जनरल फार्मूला जिससे आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसका जो रेट कांस्टेंट के है उसका यूनिट आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपके पास है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो मुझे बताओ तब क्या आ जाएगा, 1 माइनस ज़ीरो दैट इज़ 1, तो दैट मीन्स ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट रहेगा के का, दैट विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो यूनिट एक्चुअली किसका होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बता दो n का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 1। अब बताओ यहाँ पे 1 माइनस 1 दैट इज 0, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 वो पूरा 1 आ जाता है, ठीक है। एनीथिंग रेज्ड पावर 0 दैट इज 1, तो दैट मीन्स यहाँ पे फिर क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ बचा ये पर सेकेंड। सो पर सेकेंड विल बी द ऐसा यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट की फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट मुझे बताओ, अगर आपके पास होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, फिर n का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, तब बता दो यूनिट क्या आ जाएगा। देखो 1 माइनस 2, तो दैट मीन्स -1, तो दैट मीन्स पर मोल आ जाएगा, है ना। मैं लिखूँगा यहाँ पे पर मोल आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये -1 है और यहाँ पे पावर भी है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप लिखेंगे लीटर पर मोल, लीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना, रेट कांस्टेंट के लिए जो यूनिट होगा फॉर सेकेंड ऑर्डर दैट विल बी दिस वन। अब मुझे वैसे ही बता दो फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर n का वैल्यू कितना होगा, 3, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस n इज़ 3, सो 1 माइनस 3 दैट इज़ -2, तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूँगा पर मोल स्क्वायर, और उसके बाद मुझे बताओ ये यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2, तो ये आ जाएगा लीटर स्क्वायर, प्लस बन जाएगा ना, और उसके बाद पर सेकंड ये तो हर एक में सेम रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये है कि हाउ वी कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, है ना। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको आना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप बस यहाँ पे ऐसे लाइन डालेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, और उसके बाद एक साइड आप लिखेंगे ऑर्डर और दूसरे साइड मॉलिक्यूलरिटी। लेट्स से यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑर्डर और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएट, तो ऐसे आप डिफरेंशिएट किया करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी जिसे बता दो ऑर्डर क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ पावर्स, आप लिखेंगे यहाँ पे इट इज़ द सम ऑफ पावर्स, ठीक है, सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, है ना, जो आपके क्या होते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज़ इन्वॉल्वड इन, हाँ पर ये अब किस में होने चाहिए, इन्वॉल्वड इन रेट ला इक्वेशन, इन्वॉल्वड इन रेट ला इक्वेशन।
अब ये जो रेट लॉ इक्वेशन है, रेट लॉ इक्वेशन, इसको आप याद रखेंगे, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। जैसे मैंने बता दिया अभी, है ना, जैसे एक्सपेरिमेंटली अगर देखा गया किसी रिएक्शन में, लेट्स से रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स ऑन 1 कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, एंड लेट्स से इट डिपेंड्स ऑन 2 कंसंट्रेशन टर्म फॉर बी। अगर किसी भी रिएक्शन में ऐसी रेट आपको दी गई है, दिस इज़ द रेट लॉ इक्वेशन, तो तब जो ऑर्डर होगा क्या होगा, सम ऑफ द पावर्स। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है दैट्स यहाँ पे 1 + 2 दैट इज़ 3 विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रेट लॉ इक्वेशन। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी फिर क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी आप सिंपली याद रखेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ इन्वॉल्वड इन एलिमेंट्री रिएक्शन, इन्वॉल्वड इन एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी होती है कम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो है ये एक सिंपल रिएक्शन होती है जिसमें मतलब एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होगी, उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और कम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स होंगे, मतलब जिसमें एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट्स होंगे, उसको हम कम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे याद रखेंगे, किसी वक्त पूछा जाता है व्हाट इज़ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड व्हाट इज़ ए कम्प्लेक्स रिएक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे सिंपली आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपके पास है ये H2 है, इट रिएक्ट्स विद Cl2, ठीक है ना, एंड इट गिव्स यू ट्वाइस HCl। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जो यहाँ पे आपके ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, 1, यहाँ पे भी इसका 1 मॉलिक्यूल, तो दैट मीन्स इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो एक्चुअली साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं सो दैट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब बता दो नेक्स्ट डिफरेंस आप क्या याद रखेंगे। देखो, ये जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ये कैसे निकाला जाता है, इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इसको लिखेंगे आप डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मैंने बताया ये ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, आप ऐसे थ्योरेटिकली किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन से नहीं बता सकते हैं ऑर्डर, ठीक है। पर ये जो है मॉलिक्यूलरिटी जो है इट इज़ द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, ये कोई एक्सपेरिमेंटली हम नहीं निकालते हैं, ये आप किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, बट नॉट द ऑर्डर। अब मुझे बताओ, ऑर्डर जो है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो आप लिखेंगे दैट दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताएंगे आप, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी जो है क्या ये डिपेंड करेगा, तो नहीं, ये इस पे नहीं डिपेंड करता है, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है, चाहे टेम्परेचर कितना हो, कम हो या ज़्यादा, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस जो आप याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट ऑर्डर जो है इट कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर आपका क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। और यहाँ पे आप लिखेंगे दैट मॉलिक्यूलरिटी जो है इट इज़ ऑलवेज होल नंबर, ऑलवेज होल नंबर, ये फ्रैक्शनल कभी भी नहीं हो सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे बता दो, जैसे ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इट कैन नेवर बी ज़ीरो, कांट बी ज़ीरो, आप लिखेंगे यहाँ पे इट कांट बी ज़ीरो, मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट अगर आपके पास जो है एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन आपके पास, मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स होंगे, तो वहाँ पे आप ऑर्डर किससे निकालते हैं, ऑर्डर इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड, ऑलवेज डिटरमाइंड फ्रॉम स्लोवेस्ट, है ना, स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा दैट इज़ द रीडिटरमाइनिंग स्टेप, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे आप याद रखेंगे जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हर एक स्टेप की निकाली जाती है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलरिटी जो है इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर ऑल स्टेप्स, सेपरेटली निकाला जाता है हर एक स्टेप के लिए, और हर एक स्टेप को एक्चुअली कहा जाता है एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो दैट मीन्स आप सिंपली याद रखेंगे जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर यहाँ पे आप निकालेंगे मल्टी स्टेप रिएक्शंस में ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शंस में ओवरऑल ऑर्डर जो है वो निकाला जाता है बाय द स्लोवेस्ट स्टेप, दैट इज़ द रीडिटरमाइनिंग स्टेप, इसको आप याद रखेंगे। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, यहाँ पे इन केस ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शंस अगर आपके पास होंगे तो वहाँ पे कोई ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाली जाती है, बल्कि हर एक स्टेप के लिए अलग अलग निकाला जाता है। देयर इज़ नो मॉलिक्यूलरिटी फॉर ओवरऑल, दैट मीन्स फॉर देयर इज़ नो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन, इसको आप याद रखेंगे। तो इसके साथ ये डिफ्रेंशिएट जो है कंप्लीट हुआ, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है
यहाँ पे आपको क्या बताना है, यू हैव, यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिया गया है, दिस इज़ द रिएक्शन है ना। अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको यहाँ पे बताना है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड विद रेस्पेक्ट टू बी, और उसके बाद ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल ट्रिक यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, जिससे ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखो कैसे देखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ए का दिया गया है, बी का दिया गया है, रेट दी गई है। तो क्या करेंगे, सिंपली पहले देखो यहाँ पे ए जो है लेट्स से इसकी यहाँ पे कितने कंसंट्रेशन है, इनिशियल 0.20, यहाँ पे भी 0.20, इन दो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लेंगे है ना, 0.20 यहाँ पे भी 0.20। अब मुझे बताओ, दैट मीन्स इनकी कंसंट्रेशन जो है, ए की कंसंट्रेशन जो है वो हमने सेम रखी है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 जो है इनमें हमने कंसंट्रेशन जो है सेम रखी है। बी की यहाँ पे चेंज की 1 से 2, दैट मीन्स डबल हमने की कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको ज़रा देखो। अब बताओ रेट का क्या हुआ, रेट जो है यहाँ पे भी है कितनी, 8.4 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे भी सेम रेट है। तो दैट मीन्स जब कोई भी चेंज नहीं होगी रेट में, व्हेन रेट इज सेम, तो आप याद रखेंगे दैट मीन्स इस पर ये डिपेंड ही नहीं करता है। तो आप सिंपली याद रखेंगे जो रेट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रेज टू द पावर 0। दैट मीन्स यहाँ पे पावर 0 होगा, ऑर्डर जो है विद रेस्पेक्ट टू बी 0 होगा। क्यों, क्योंकि इस पर रेट डिपेंड ही नहीं करती है। तो आप ये याद रखेंगे जब भी रेट सेम होगा तो ऑर्डर क्या होगा, 0। अगर यहाँ पे रेट डबल होती, अगर यहाँ पे रेट क्या होती, डबल, तो तब जो ऑर्डर होता वो 1 होता। और अगर रेट जो है इट बिकम्स 4 टाइम्स, तो दैट मीन्स फिर जो पावर यहाँ पे होता वो 2 होता है, दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर ये होता। अब देख लेते हैं, नाउ लेट्स कम टू दिस, दैट इज़ योर ए। अब देखो बी की यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम रखी गई है ना, यहाँ पे भी 1 मोलर और यहाँ पे भी। अब इसको ले लो, दैट मीन्स हमने बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं की, पर ए की कंसंट्रेशन जो है वो हम चेंज कर रहे हैं। देखो कैसे, पहले 0.1 था, अब 0.2, डबल हमने किया। नाउ टेल मी व्हाट हैपन टू द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आ जाओ, पहले ये 2.1 था इंटू 10⁻³ अब ये 8.4 इंटू 10⁻³ है। तो दैट मीन्स रेट कितनी हुई, 4 टाइम्स है ना। ये है 2.1 इंटू 4 जब आप करेंगे तो वो आ जाएगा 8.4 इंटू 10⁻³ सो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। सो दैट मीन्स रेट जो है इट डिपेंड्स ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 2। अगर यहाँ पे ये डबल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर यहाँ पे डबल होती है, फॉर एग्जांपल ये 2.1 था, अगर ये 4.2 आ जाता है, तो दैट मीन्स रेट डिपेंड्स ओनली ऑन 1 कंसंट्रेशन टर्म, बट हियर रेट विल डिपेंड ऑन 2 कंसंट्रेशन टर्म्स। अब मुझे बता दो ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो दैट मीन्स रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज्ड पावर 2 एंड बी रेज्ड पावर 0। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है कैसे निकाला जाता है, इट इज़ द सम ऑफ पावर्स। तो यहाँ पे 2 + 0 सो दैट्स 2। तो दैट मीन्स ये जो है ओवरऑल रिएक्शन जो है इट विल बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे ही निकाला जाता है। आई होप कि आपने ये समझा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज़ राइट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ टाइम फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन नंबर, ये 6 आपका है राइट। यहाँ पे आपको लिखना है इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो अगर आपके पास लेट्स टेक ए जनरल रिएक्शन आर रिएक्टेंट इट गिव्स प्रोडक्ट पी, तो इफ़ दिस रिएक्शन इज़ ऑफ 0 ऑर्डर, अगर ये रिएक्शन जो है इट इज़ ऑफ 0 ऑर्डर, ठीक है, तो फिर इसके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन है वो कैसे निकाली जाती है आपने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा है। दैट इज़ आप फाइनल इक्वेशन को यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज़ K इज़ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज़ R है ना, माइनस द कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम T अपॉन T इज़ द टाइम। तो ऐसे दिस इज़ द इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ग्राफ्स यहाँ पे आपको अच्छे से सीखने और आप याद रखेंगे, आई होप सो। देखो पहला ग्राफ जो है, अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन आपके पास है और आप प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R, तो कैसा करो यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वाई, क्योंकि यहाँ पे ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो दैट मीन्स रेट जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R रेज्ड पावर 0 होगा ना, ऑर्डर यहाँ पे 0 है। सो दैट मीन्स रेट इस पे डिपेंड
डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है, किस पे, मोलर कंसंट्रेशन पे। सो दैट्स वाई वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक तो ये ग्राफ है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम कैसे निकाला जाता है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसको आप याद रखेंगे। फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम जो है टी हाफ, ये निकाला जाता है, दैट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और नॉट अपॉन 2K। 2 जो है कांस्टेंट यहाँ पे है ना, K इज़ द रेट कांस्टेंट। तो बता दो फिर यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ, अगर आपको ग्राफ पूछा जा रहा है दैट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ़ यू आर प्लाटिंग ए ग्राफ किस किस के दरमियान, हाफ लाइफ टाइम दैट्स टी हाफ वर्सेस द इनिशियल कंसंट्रेशन दैट्स और नॉट। तो कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे मुझे बताओ इस करो में, इस ग्राफ में ये जो हमने प्लॉट किया, व्हाट विल बी द स्लोप हियर। तो आप याद रखेंगे स्लोप किसके बराबर होगा, दैट्स 1/2K। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, किसी वक्त स्लोप आपको आना चाहिए निकालना, और किसी वक्त इस पे क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है K का वैल्यू दिया गया होगा, आपको स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1/2K, सिंपल, वेरी सिंपल। तो इसको आप याद रखेंगे इन दो इक्वेशंस को, है ना। एक तो ये है आपके पास हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड नेक्स्ट इज दिस वन दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे T है डिवाइडेड बाई T, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे मुझे बता दो ये कि ये जो यहाँ पे आपको दिया गया है दैट इज़ K इज़ इक्वल टू, है ना, और नॉट माइनस R अपॉन T। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये T डिवाइड में है, इक्वल के यहाँ लाओ तो KT मैं लिख सकता हूँ इसको, KT किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू और नॉट माइनस R, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ ये माइनस R है, इक्वल के यहाँ लाओ प्लस R बन जाएगा। तो दैट मीन्स आई विल राइट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मुझे बताओ ये KT था, इक्वल के यहाँ लाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस KT, और यहाँ पे प्लस ये अपना R नॉट, दैट इज़ द इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन। अब ये जो इक्वेशन है दैट इज़ ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, हर एक को याद होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, दैट इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे c क्या होता है, c जो आपका होता है दैट इज़ द इंटरसेप्ट, m जो आपका होता है स्लोप होता है, x और y ये वेरिएबल्स है। तो बस यहाँ से ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ आपको ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R वर्सेस T इज़ द टाइम, ये आपके वेरिएबल्स है। तो बता दो कैसा ग्राफ मिलेगा, स्लोप यहाँ पे क्या है, इसको ज़रा देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइनस की है, दैट मीन्स नेगेटिव स्लोप कैसे आ जाएगा, दैट मीन्स ऐसे करो आपको मिलेगी डाउनवर्ड्स, स्ट्रेट बट डाउनवर्ड्स। तो दैट मीन्स यहाँ पे स्लोप कितना होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस की, यही आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपका यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट वो कितना होगा, दैट विल बी R नॉट। इंटरसेप्ट जो आपका होता है वो ये होता है C प्लस C यहाँ पे क्या है, दैट्स R नॉट। तो ये आपका होगा यहाँ पे इंटरसेप्ट, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। कैसे ये ग्राफ हमने प्लॉट किया इसको आप याद रखेंगे। तो ये था किसके लिए, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब अगर आपके पास होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए लिखेंगे। सो लेट मी क्लियर दिस। अब आ जाते हैं, लेट्स से आपके पास एक रिएक्शन है ना, इसी रिएक्शन को हम लेते हैं, दैट्स R गिव्स प्रोडक्ट P। लेट्स से इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए जो K है दैट इज़ द इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन, वो कैसे निकाला जाता है, दैट्स 1/T ln ऑफ, दैट इज़ ln ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट्स R नॉट, और इसको डिवाइड करेंगे बाय द फाइनल कंसंट्रेशन दैट मीन्स द कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे अब अगर हम प्लॉट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ लॉन इज़ योर नेचुरल लॉग। तो लॉन का वैल्यू कितना होता है, हर एक को याद होना चाहिए, दैट्स 2.303 लॉग बेस टू द 10, राइट। अब मुझे बताओ यहाँ पे फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन राइट दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे लॉग ऑफ R नॉट, ठीक है, दैट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम दैट इज़ R। तो ये है इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे भी मुझे साथ साथ में आप ग्राफ मुझे बताएंगे, जैसे हमने वहाँ पे जीरो ऑर्डर में एक ग्राफ प्लॉट किया था किस किस के दरमियान, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट्स R। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें जो आपकी रेट है वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, रेज्ड पावर 1, है ना। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर 1 है तो दैट मीन्स क्या, पावर यहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा ना, यस। सो दैट मीन्स इट डिपेंड्स, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं था, वहाँ पे हमने देखा था दैट पैरेलल
parallel to the x-axis we got in case of zero order, but in case of first order यहाँ पे आप याद रखेंगे it will start from the initial origin starting point. तो एक तो ये ग्राफ है. अब देखो नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है, देखो इसको मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ. फ्रॉम लेट्स से लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन फर्स्ट है ये मेरे पास, दिस वन इक्वेशन है ना. टी यहाँ पे डिवाइड है, इसको ले आओ इक्वलिटी के यहाँ. तो मैं लिखूँगा के टी जो है, के टी किसके बराबर है, दैट इज़ लॉन ऑफ और नॉट अपॉन और. ठीक है यहाँ तक. अब ये फार्मूला बन गई, दैट इज़ लॉन ऑफ ए अपॉन बी. तो किसके बराबर होता है, लॉन ऑफ ए अपॉन बी बराबर होता है लॉन ऑफ ए माइनस लॉन ऑफ बी, माइनस लॉन ऑफ बी. ठीक है. तो ये हर एक को याद होना चाहिए. दैट इज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉन ऑफ ए अपॉन बी बराबर होता है लॉन ऑफ ए माइनस लॉन ऑफ बी. जैसे लॉग ऑफ ए अपॉन बी किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी. ठीक है. तो इसको मैं फिर कैसे लिख सकता हूँ. ठीक है. इसको मैं देखो ये माइनस लॉन ऑफ और है, इसको यहाँ लाओ इक्वलिटी के यहाँ. तो ये प्लस में लिखूँगा लॉन ऑफ और. ठीक है. उसके बाद ये के टी था, तो इक्वलिटी के यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस के टी, और ये ऐसे ही प्लस लॉन ऑफ और नॉट. बता दो ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जैसे मैंने बताया जीरो ऑर्डर में. ठीक है. तो बता दो इफ़ आई विल प्लॉट ए ग्राफ, यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं किस किस के दरमियान, इंपॉर्टेंट रहेगा. दैट इज़ वाई वर्सेस एक्स. वाई क्या है यहाँ पे, लॉन ऑफ और लिखो यहाँ पे, लॉन ऑफ और जो है इसके वर्सेस द टाइम टी है ना, टी है यहाँ पे. तो कैसा स्लोप यहाँ पे क्या है आपका, एम आपका स्लोप है माइनस के. दैट मीन्स ऐसे ही डाउनवर्ड्स नेगेटिव स्लोप है यहाँ पे. तो दैट मीन्स आप लिखो यहाँ पे स्लोप जो है इस ग्राफ का कितना होगा, माइनस के होगा. इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट जो है आई से मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, इंटरसेप्ट आपका होगा लॉन ऑफ और नॉट, लॉन ऑफ और नॉट. तो किसी वक्त कंप्यूटर एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपको सिर्फ के का वैल्यू दिया गया होगा, आपको बताना है स्लोप कितना होगा, तो स्लोप कितना होगा माइनस के. किसी वक्त और नॉट का वैल्यू दिया गया होगा, तो आपको बताना है इंटरसेप्ट कितना होगा. तो लॉन ऑफ और नॉट, लॉन के लिए आप फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट्स 2.303 लॉग में कन्वर्ट करेंगे है ना, और फिर ये ऐसे सॉल्व होता है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, इस ग्राफ को आप याद रखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. अब एक और बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है दैट इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन सेकंड नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड. अब देखो इस इक्वेशन सेकंड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये टी यहाँ पे डिवाइड है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे लूँगा तो क्या लिखूँगा मैं, के टी. बताओ ये 2.303 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको भी इक्वलिटी के यहाँ लाऊँगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा ना. यस. तो मैं इसको लिख सकता हूँ, फिर इस इक्वेशन सेकंड को मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन सेकंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज़ के टी, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ बाई 2.303, जो एक्चुअली इक्वलिटी के वहाँ मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा ना. वहाँ पे अब क्या बचा, वहाँ पे बचा लॉग ऑफ और नॉट अपॉन और. ठीक है. अब मुझे यहाँ पे बताओ, ओके लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन थर्ड. ठीक है. अब मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज़ लॉग ऑफ और नॉट अपॉन और. ठीक है. तो ये किसके बराबर होगा, है ना. बस मैंने क्या किया, ये जो है इस साइड लिखा और ये इस साइड लिख रहा हूँ, दैट इज़ के टी अपॉन 2.303. ठीक है. तो बता दो लॉग ऑफ ए अपॉन बी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी. तो मैं लिखूँगा यहाँ पे लॉग ऑफ और, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ और. ठीक है. स्क्वायर ब्रैकेट्स दे इंडिकेट द मोलर कंसनट्रेशन. तो किसके बराबर है, दैट्स के टी अपॉन 2.303. ठीक है. यहाँ पे अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है ना. अगर यहाँ पे पहले इसका ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन 4 दे दो, इसका नाम इम्पॉर्टेंट रहेगा इसका ग्राफ. किसी वक्त अगर ये ग्राफ आपको पूछा जाता है, दैट यू हैव टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ, आपके पास दिया गया लॉग ऑफ और नॉट अपॉन और वर्सेस आपको दिया गया है टाइम. तो कैसा ग्राफ मिलेगा यहाँ पे, ये बस सिंपली है y इज़ इक्वल टू, ये पूरा log ऑफ और नॉट अपॉन और, ये आपका y है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स. यहाँ पे c नहीं है, x जो आपका है दैट इज़ द t टाइम, m जो है स्लोप, स्लोप आपका होगा k अपॉन 2.303. c इंटरसेप्ट नहीं है, जब इंटरसेप्ट है ही नहीं तो दैट मीन्स कहाँ से स्टार्ट होगी करो, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से. जब इंटरसेप्ट नहीं होगा, c नहीं होगा. अगर इंटरसेप्ट होता तो यहाँ से फिर स्टार्ट होता है. ठीक है. और यहाँ पे m जो आपका स्लोप है, इसको ज़रा नोट डाउन कीजिए, ये पॉजिटिव है. ठीक है.
की अपॉन 2.303, कोई नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं है तो डाउनवर्ड्स ऐसे नहीं आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव स्लोप है। तो लिखो यहाँ पे कितना स्लोप है इस कर्व में, स्लोप आपका जो यहाँ पे है दैट इज की अपॉन 2.303। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ रहेगा, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा व्हेन यू विल प्लॉट लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टाइम टी। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज़ अब अगर यहाँ पे इस इक्वेशन 5 जो है इसको मैं अगर थोड़ा और मॉडिफाई करूँ तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज़ लॉग ऑफ और, ये इसी इक्वेशन 5 से आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफाई इसको करेंगे, लॉग ऑफ और जो है ये आपके बराबर होगा -kt अपॉन 2.303, ठीक है, और उसके बाद प्लस लॉग ऑफ और नॉट, प्लस लॉग ऑफ और नॉट। ये इक्वेशन जो है यहाँ से मिलेगी, बस मैंने थोड़ा इसको अरेंज किया, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ से भी ग्राफ पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ज़रा बता दो कौन सा ग्राफ यहाँ पे आप प्लॉट करने जा रहे हैं, कौन सी इक्वेशन ये बन गई, इट्स आल्सो ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ज़रा बता दो कौन सी इक्वेशन है ये, इट इज़ ये जो लॉग ऑफ और है इट्स y इज़ इक्वल टू mx यहाँ पे क्या है, x आपका t है टाइम, और m आपका यहाँ पे स्लोप जो है ना अब नेगेटिव है, इसको समझना, अब ये नेगेटिव है और प्लस c है। सो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन आपके पास ये है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट भी है, यहाँ पे आपका स्लोप भी है m, और स्लोप आपका नेगेटिव है, इसको नोट डाउन करेंगे नेगेटिव। तो दैट मीन्स कैसे करो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जस्ट डाउनवर्ड्स लाइक दिस, स्लोप आपका नेगेटिव है ना, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे दैट यहाँ पे जो आपका स्लोप है दैट इज़ -k अपॉन 2.303। तो किसी वक्त अगर k का वैल्यू आपको दिया गया है, स्लोप निकालना आ जाएगा जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना। जीरो ऑर्डर के लिए ऑलरेडी मैंने बताया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकालेंगे, दैट इज़ -k का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिवाइड करेंगे बाय 2.303। और अगर यहाँ पे इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, आई इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, दैट इज़ लॉग ऑफ और नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आपको रिएक्टेंट की दी गई है तो उसका लॉग निकालना है, जो उसका लॉग होगा वही आपका यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, दैट इज़ लॉग ऑफ और इट इज़ इक्वल टू -kt अपॉन 2.303 प्लस लॉग ऑफ और नॉट। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ द हाफ लाइफ टाइम आप कैसे निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो बता दो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ टाइम होता है किसके बराबर होता है, दैट इज़ 0.693 अपॉन k। बस ऐसे निकाला जाता है, इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम ऐसे निकाला जाता है। तो बता दो अगर यहाँ पे फिर आपको ग्राफ पूछा जा रहा है हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वर्सेस द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे, वर्सेस आर नॉट, यहाँ पे लिखो आर नॉट। जब आपने जीरो ऑर्डर में देखा था, ठीक है, तो दैट मीन्स वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब इनिशियल ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रही थी, पर यहाँ पे इस पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्या यहाँ पे है कहीं पे और नॉट, टी हाफ जो है यहाँ पे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है 0.693 अपॉन की, यहाँ पे और नॉट है ही नहीं कहीं पे, इस पे ये डिपेंड ही नहीं करता है। दैट मीन्स हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे तो दैट मीन्स यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप किसी भी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट एक शॉर्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे। सो मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन आपके पास है nth ऑर्डर, तो उसके लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है टी हाफ, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज़ आर नॉट रेज्ड पावर 1 - n। जैसे आपने यूनिट देखा था, है ना, की का जो यूनिट है रेट कांस्टेंट के फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, वहाँ पे भी मैंने पावर क्या लिखा था 1 - n। तो n बता दो, यहाँ पे बता दो इफ़ अगर आपके पास क्या है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो 1 - 0 दैट इज़ 1। तो दैट मीन्स टी हाफ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ये 0 के लिए। आप बता दो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा ना, n का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो बता दो 1 - 1 0, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 दैट्स 1। तो दैट मीन्स ये फिर इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आप लिखेंगे इसको टी हाफ जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट रेज्ड पावर 0। ये नॉट है, ये 0 है, रेज्ड पावर 0, इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ उसके बाद अगर आपके पास है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो दैट मीन्स क्या लिखेंगे 1 - 2, तो दैट मीन्स -1 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी हाफ जो है दैट इज़ आर नॉट रेज्ड पावर -1, रेज्ड पावर -1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर आप इसको डिवाइड में लाते हैं तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1 डिवाइडेड बाय आर नॉट,
ठीक है, रेज्ड पावर 1। तो ऐसे इनको आप याद रखेंगे और यहाँ से आपके ग्राफ्स पूछे जाते हैं। जैसे ये जो है किसके लिए है, ये है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ। जीरो ऑर्डर के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना, क्या लिखा था वहाँ पे, टी हाफ जो है वर्सेस और नॉट, उस पर ये डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर में हमने देखा ना, डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो ऐसा करो, आपको देखने को मिलेगा। और ये किसके लिए, ये ग्राफ किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट ग्राफ ज़रा मुझे बताओ, अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ वर्सेस और नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे कैसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे, देखो ये टी हाफ है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे 1 अपॉन और नॉट, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन और नॉट, फिर ये यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। दिस विल बी फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 1 अपॉन और नॉट। सिमिलरली ज़रा मुझे बता दो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे होगा, फिर ये आपके लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको पूछा जा रहा है दैट यू हैव टू प्लॉट ए ग्राफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो वहाँ पे टी हाफ वर्सेस 1 अपॉन और नॉट रेज्ड पावर, यहाँ पे फिर क्या होगा, 2 होगा ना, रेज्ड पावर 2 होगा। क्योंकि देखो अगर ऑर्डर यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे कितना है 3 है, तो दैट मीन्स 1 माइनस 3, तो वो तो -2 आ जाएगा ना, -2 यहाँ पे पावर। उसके बाद डिवाइड में आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन और नॉट रेज्ड पावर 2, तो तब यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे देखने को मिलेगी। सो दिस विल बी फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे इसका ग्राफ जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे तो आपको आना चाहिए निकालना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है, और यू हैव टू फाइंड द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। तो ये तो अब बहुत ही ज़्यादा इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है। तो हाफ लाइफ टाइम कैसे निकाला जाता है, दैट इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज़ 0.693 अपॉन के का वैल्यू आपको दिया गया है, दैट्स 5.5 है ना, इंटू 10 टू द पावर -14 पर सेकेंड, ये आपको दिया गया। तो बता दो कैसे लिखेंगे इसको। इसको मैं लिख सकता हूँ 6.93 इंटू 10 टू द पावर -1 है ना, इसके बदले में लिख सकता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय है 5.5, इसको ऐसे लिखो, ये 10 टू द पावर -14 है, ऊपर आ जाएगा तो क्या लिखूँ मैं इसको, 10 टू द पावर प्लस 14 आ जाएगा ना, 10 टू द पावर प्लस 14, और ये पर सेकंड था, ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा, सेकंड, तो सेकंड में ही आ जाएगा ना। हाफ लाइफ टाइम आपको निकालना है, तो 6.93 अपॉन 5.5 ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 1.2 इंटू, अब बताओ 1/4 सम पावर शुड बी एडेड, ये -1 और ये +14, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका +13 आ जाएगा, और उसके बाद सेकंड। सो दिस विल बी द हाफ लाइफ टाइम। ये क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है, विच कोलिजन्स आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन्स एंड व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है दैट इज़ विच कोलिजन्स आर नोन एज इफेक्टिव। देखो इफेक्टिव कोलिजन्स वही होते हैं विच विल एक्चुअली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे कोलिजन्स जिनसे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और ये कौन से कोलिजन्स होते हैं, इनके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो फॉलो होने चाहिए। दैट मीन्स जो आपके पास रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो है दे शुड हैव मिनिमम एनर्जी, उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। उनके पास क्या होना चाहिए, थ्रेशहोल्ड एनर्जी उनके पास होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी है ना, जिससे वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, उस एनर्जी को कहा जाता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो एनर्जी बैरियर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है उनके पास क्या होनी चाहिए, रिएक्टिंग स्पीशीज शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, उनके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तब वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन होंगे। फॉर एग्जांपल प्रॉपर ओरिएंटेशन मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। जैसे अगर ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, और इसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं, लेट्स से आपके पास है क्लोरोमीथेन, ठीक है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मुझे बताओ ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड भी अटैक, अगर मैं यहाँ पे लाऊं इसको, न्यूक्लियोफाइल को फ्रंट साइड से ला रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड, तो आपने पढ़ा होगा दैट दिस न्यूक्लियोफाइल जो है इट अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड। वाई, क्योंकि क्लोरीन जो है इस पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव ये तो रिपेल करेंगे। तो दैट मीन्स प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है, दैट मीन्स दिस न्यूक्लियोफाइल इट शुड अटैक फ्रॉम द बैक साइड। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है दैट व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, एक्स्ट्रा
अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप यहाँ पे देंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ सप्लाइड टू रिएक्टिंग स्पीशीज़, है ना, जो आप किन को सप्लाई करेंगे, जो आप सप्लाई करेंगे किन को, रिएक्टिंग स्पीशीज़ को। क्यों करेंगे सप्लाई? सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। तभी तो ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप लैब के अंदर रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा रहे हैं तो आप उसको हीट कर रहे हैं, है ना। हीट करने से दैट मीन्स यू आर गिविंग द एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ताकि जो रिएक्टेंट स्पीशीज़ है उनकी एनर्जी जो है वो बराबर होगी टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, और तभी वो वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे रिएक्टिंग स्पीशीज़ के दरमियान और वहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको मैं अब फाइनली ऐसे लिखूँगा दैट एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। ठीक है, जो उनके पास थोड़ी बहुत तो एनर्जी होगी ना, उसको हम कहते हैं नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। अब उसके बाद आपने थोड़ा और एनर्जी दे दी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे उनकी एनर्जी बराबर हो जाएगी टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको आप यहाँ पे ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। इफ़ आई जस्ट प्लॉट ए ग्राफ किस किस के दरमियान, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो बता दो यहाँ पे क्या, जो लेट्स से यहाँ पे ये आपका रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है लेट्स से इनटू दिस प्रोडक्ट पी। तो यहाँ पे पहले इन रिएक्टेंट्स को आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि इनकी जो एनर्जी है वो बराबर हो जाएगी टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो यहाँ पे है, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। नाउ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रांजिशन स्टेट एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, ये जो आपका रिएक्टेंट है यहाँ से यहाँ तक जो ये एनर्जी का गैप है, दिस इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आप ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। इसको आप याद रखेंगे। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अच्छा, ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाला जाता है, बाय अरहेनियस इक्वेशन, वो आगे हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन और दिस एंड दिस मच, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड ए अरहेनियस कांस्टेंट, है ना। तो ये अरहेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया दैट ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये निकाला जाता है अरहेनियस इक्वेशन से, राइट। सो लेट्स सी, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, तो पहले आप यहाँ पे याद रखेंगे अरहेनियस इक्वेशन क्या बता रही है। अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इक्वेशन की जो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, दैट्स ए इंटू ई रेज्ड पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के बराबर होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे लॉन लूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट इज़ लॉन ऑफ के किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू लॉन ऑफ ए इंटू ई रेज्ड पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे बताओ, यहाँ पे ये अब फार्मूला बन गया यहाँ पे, दैट इज़ लॉन ऑफ ए इंटू बी, तो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है लॉन ऑफ ए प्लस लॉन ऑफ बी, दैट इज़ लॉन ऑफ ई रेज्ड पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और फार्मूला, दैट इज़ लॉन ऑफ एम रेज्ड पावर एन किसके बराबर होता है, इसको मैं लिखूँगा लॉन ऑफ ए पहले, उसके बाद लॉन ऑफ एम रेज्ड पावर एन, तो पहले एन लिखेंगे, दैट इज़ माइनस ई ए अपॉन आर टी, उसके बाद लॉन ऑफ, हाँ, उसके बाद लॉन ऑफ ई, लॉन ऑफ ई किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉन ऑफ ई जो है 1 के बराबर होता है, तो बस इतना इसका वैल्यू आ जाएगा। सो लॉन ऑफ की जो है इट इज़ इक्वल टू लॉन ऑफ ई प्लस, अब देखो प्लस इंटू ये क्या है माइनस, तो ये तो पूरा माइनस बन जाएगा, इसको लिखो यहाँ पे लॉन ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये है लॉन ऑफ की। अब देखो लॉन जो है ये तो नेचुरल लॉग है, इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग बेस टू द पावर 10, तो कैसे आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट अब मैं लिखूँगा इसको, दैट इज़ ये आ जाएगा आपका लॉग ऑफ की जो है इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये आ जाएगा। जब आप क्या करेंगे, लॉन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लॉन का वैल्यू कितना होता है 2.303 लॉग के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगा। ये आपने ऑलरेडी क्लास में सीखा है, राइट। अब मुझे बताओ इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो ये जो लॉग ऑफ ए बाद में लिखूँगा, पहले इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसी को यहाँ पे
ये मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं माइनस ई ए अपॉन 2.303 को लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, उसके बाद प्लस लॉग ऑफ ई। तो यहाँ पे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे। नाउ टेल मी इफ़ यू जस्ट प्लॉट ए ग्राफ, है ना, आप किस किस के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये वही इक्वेशन है, दैट्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई आपका क्या है, लॉग ऑफ की है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जिसको आप कहते हैं, वर्सेस आप ग्राफ जब प्लॉट करेंगे दैट्स 1/t, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे बताएंगे आप स्लोप जो आपका है दैट इज़ माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। तो दैट मीन्स ये ऐसे कुछ आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, किसके बराबर है, दैट्स माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है दैट इज़ लॉग ऑफ ई, ठीक है यहाँ तक। अब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उस पर आ जाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक्चुअली क्या दिए गए हैं, आपको दिए गए हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे के का वैल्यू आपको दिया गया। तो उसके लिए जो इक्वेशन आप यूज़ करेंगे जो आपने पढ़ा है क्लास के अंदर दैट इज़ लॉग ऑफ K2 अपॉन K1। टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बराबर होगा एक्टिवेशन एनर्जी दैट्स ई ए अपॉन 2.303 और उसके बाद बराबर ये होता है इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। K2 आपका है 0.07, यहाँ पे ये दिया गया है 0.07। K1 का वैल्यू जो है आपको दिया गया है 0.02, ठीक है। सिमिलरली आपको T1 और T2 दिए गए हैं। T1 आपका कितना दिया गया है, 500 केल्विन है, ठीक है। उसके बाद T2 जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 700 केल्विन। तो ये इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर आ जाएगा। ये आप खुद करेंगे, मैं यहाँ पे इसका सिंपली वैल्यू लिखूँगा, तो आप मुझे फिर बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको यही आया या नहीं आया। तो अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो मुझे बताना, मैं उसके बाद वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी 18231.4, ये आ जाएगा जूल पर मोल, ठीक है। पर अब अगर इसको आप किलो जूल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फिर, 18.231 है ना 4, ये आप लिख सकते हैं इंटू किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, किलो जूल पर मोल दैट इज़ 18.231 किलो जूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका लॉग ऑफ ए जो है किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ की प्लस ई ए अपॉन 2.303 और टी, राइट। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है टी, यहाँ पे लेट्स टेक द फर्स्ट वन टेम्परेचर दैट इज़ द 500 केल्विन। उस पे जो आपका के का वैल्यू था वो कितना था, 0.2 पर सेकंड, है ना, ये आपको दिया गया क्वेश्चन में। और एक्टिवेशन एनर्जी आपने निकाली, कितनी आई, दैट इज़ 18231.4 जूल पर मोल। ये आप जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, है ना, इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे ए का वैल्यू आ जाएगा जो एक्चुअली यहाँ पे पहले आ जाएगा लॉग ऑफ ए। लॉग ऑफ ए जो है वो आपका आ जाएगा 0.205, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे तो फिर ए किसके बराबर होगा, एंटी लॉग ऑफ दिस। तो इसका जो एंटी लॉग होता है दैट इज़ 1.603। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये आप खुद देखेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे फिर बताना कॉमेंट सेक्शन में। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9, राइट। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के। ये ऑलरेडी मैंने बताया दैट फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, या हम कह सकते हैं कि की का जो वैल्यू है इट बिकम्स डबल। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ की इट बिकम्स डबल, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। और ये यहाँ पे जो टेम्परेचर का वैल्यू, इसका एग्जैक्ट जो इफेक्ट है वो हम देखते हैं एरहेनियस इक्वेशन से। और एरहेनियस इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है, किसी वक्त पूछी जाती है, उसकी एप्लीकेशन है दैट हम निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, उसी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ई रिएक्टेंट, राइट। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड इट्स रिड्यूस्ड टू 1/2। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो पहले लेट्स से आपके पास जो रिएक्शन है
इट इज़ गिवन दैट ये सेकंड ऑर्डर है, तो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है और इट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट की इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर दिया गया है ना, आप लिखेंगे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको क्या बताया गया है दैट अगर कंसंट्रेशन इस रिएक्टेंट की डबल आप करेंगे तो बताओ तब कैसे लिखेंगे रेट, दैट मीन्स आप लिखेंगे कि डबल आप करें कंसंट्रेशन, दैट मीन्स ट्वाइस और रेज्ड पावर 2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड और फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड, दैट्स R1 बाय R2, किसके बराबर होगा यहाँ पे, K और K कैंसिल हो जाएगा, तो आप सिंपली लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ और डिवाइडेड बाय, अब देखो 2 पावर 2 दैट्स 4 R स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 1/4। अब देखो R2 इंटू 1, सो दैट इज़ R2, R1 इंटू 4 दैट इज़ 4 टाइम्स R, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट विल बिकम 4 टाइम्स, सो रेट ऑफ रिएक्शन इट इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, तो इसको आप याद रखेंगे। अब दूसरा पार्ट इसका दिया गया था दैट व्हेन द कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, तब क्या होगा, है ना, इसको लिखो आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट था ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज़ जब आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे कंसंट्रेशन, सो दैट मीन्स एट दैट टाइम कैसे लिखेंगे आप, दैट मीन्स आप लिखेंगे R डिवाइडेड बाई 2, आप रिड्यूस कर रहे हैं ना, R डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद पावर इसके ऊपर क्या है, ये होल है, मतलब ये जो पावर है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो दैट मीन्स ये जो पावर 2 है ये R पे भी है और इस 2 पे भी है, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे इसको इक्वेशन थर्ड लिखो, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड R1 बाय R3, तो बता दो R1 बाय R3 किसके बराबर होगा, R1 आपका था K और K कैंसिल होगा यहाँ पे, है ना, R स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे R स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 2 4 4, तो वो ऊपर आ जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो दैट मीन्स ये बन गया 4 डिवाइडेड बाय 1, तो इसको आप लिख सकते हैं दैट यहाँ पे जो R3 है और 3 जो है इट विल बी इक्वल टू 1/4 R1, तो इसका मतलब ये है दैट रेट ऑफ रिएक्शन इट इज़ रिड्यूस्ड टू 1/4, रेट ऑफ रिएक्शन तब क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, कितना डिक्रीज़ होगा, बाय 1/4, तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद 12 है, अब ये सेम टाइप क्वेश्चन है, दैट मीन्स रिएक्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू बी, आपको लिखना है यहाँ पे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। उसके बाद रेट कैसे अफेक्ट होगी अगर कंसंट्रेशन बी का हम ट्रिपल करेंगे 3 टाइम्स, और रेट कैसे अफेक्ट होगी अगर हम कंसंट्रेशन दोनों की डबल करेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट पे दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जो एक्सरसाइजेज है वहाँ में जो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस है, राइट, टेक्स्ट के एंड पे, इस चैप्टर के एंड पे वहीं से ये क्वेश्चन दिया गया आपका। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको दिया गया दैट इट इज़ रेट जो है इट डिपेंड्स ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म, फर्स्ट ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड रेट इज़ सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, रेट इक्वेशन लिखने हैं, रेट ला एक्सप्रेशन, तो वो कैसे आप लिखेंगे, दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज्ड पावर 1 इनटू बी रेज्ड पावर 2, स्क्वायर ब्रैकेट्स हियर इंडिकेट द मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है यहाँ तक। अब मुझे बताओ आपका जो सेकंड पार्ट है वो ये दिया गया है दैट बी की कंसंट्रेशन आप क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो तब क्या रेट होगी, ठीक है। तो लेट्स से ये आपके पास जो है R1 है, अब R2 निकालेंगे, R2 कब निकालना है, ए की कंसंट्रेशन के साथ कुछ भी नहीं करना है, बी जो है इसको 3 टाइम्स करना है, इसकी कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ 3 टाइम्स टू बी इंक्रीज, तब क्या होगा रेट। तो लिखो यहाँ पे R1 को आप डिवाइड करेंगे बाय R2, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाएंगे, के आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के और के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा वो लिखो आप, दैट इज़ ए रेज्ड पावर 1 इनटू बी रेज्ड पावर 2, और इसको आप डिवाइड करेंगे बाय दिस, दैट इज़ ए रेज्ड पावर 1 इंटू, अब देखो 3 का स्क्वायर, 3 3 आर 9, मैं इसको लिखूँगा 9, उसके बाद बी स्क्वायर। अब बता दो यहाँ पे क्या क्या होगा, ये कैंसिल होगा, है ना, ये यहाँ पे कैंसिल होगा, दैट्स ए और बी स्क्वायर, तो दैट मीन्स 1/9 आ गया यहाँ पे, तो दैट मीन्स R2 जो है इट विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स R1, सो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इंक्रीजेज टू 9 टाइम्स, जब आप क्या करेंगे 3 टाइम्स कंसनट्रेशन बी की इंक्रीज़ करेंगे। ये दूसरा पार्ट इसका था। तो अब उसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है। तीसरा पार्ट ये है कि अब अगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ए और बी की कंसंट्रेशन दोनों की डबल कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम क्या होगा, लेट्स से और 4 मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ,
तो यहाँ पे जो है के लिखेंगे पहले आप, उसके बाद देखो डबल आपको करना है कंसंट्रेशन ऑफ ए और डबल आपको करना है कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर था ऑलरेडी दिया गया है। तो मुझे बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, R1 जो आपको यहाँ पे अभी दिया गया था उसको डिवाइड करेंगे बाय R4, R1 डिवाइडेड बाय R4। तो R1 आपका कितना था, K और K कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा A रेज्ड पावर 1, उसके बाद था B रेज्ड पावर 2। अब डिवाइड इसको किससे करेंगे, हाँ अब देखो ये है 2A, ठीक है, तो मैं लिखूँगा पहले यहाँ पे 2, उसके बाद A। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर दैट इज़ 4, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ B स्क्वायर। तो बता दो क्या क्या कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या बचेगा, है ना, A और A, B स्क्वायर। सो 4 2s आर 8, ये आ जाएगा 1/8। सो दैट मीन्स जो आपका यहाँ पे R4 है इट विल बी इक्वल टू 8 है, ये 1/8, तो दैट मीन्स 8। रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। तो पहले में क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज टू 9 टाइम्स। अब इस केस में क्या होगा, जब आप दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है दैट इज़ कि कैलकुलेट टी हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ़ द रेट कांस्टेंट और, है ना। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना, हाफ लाइफ टाइम। तो कैसे निकाला जाता है, दैट इज़ 0.693 अपॉन के आपको दिया गया है, 3 पार्ट है यहाँ पे, 200 पर सेकेंड, है ना, 2 पर मिनट और 4 पर ईयर। तो यहाँ पे अगर पहले पार्ट को हम देखेंगे 200 पर सेकेंड, 200 पर सेकेंड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10 रेज्ड पावर 2 पर सेकेंड है ये ऐसे, ठीक है। अब देखो जब इसको यहाँ पे आप 10 टू द पावर जो 2 है ऊपर लाएंगे तो 10 टू द पावर -2 पर सेकेंड जो है ये सेकेंड बन जाएगा, इजी है। 2 से इसको क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 346, 346। तो ये इसका आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 3.46 × 10 टू द पावर, अब ये आ जाएगा -3, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मैंने पहला पार्ट दिखाया, सेकंड और 4 आप खुद करेंगे और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ मेंट बाय सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको कहा जाता है। देखो सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो दैट मीन्स एक्चुअली ये जो है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑर्डर इज़ लेस देन व्हाट इट अपीयर्स टू बी। सो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर इज़ लेस देन व्हाट इट अपीयर्स टू बी, मतलब जो आपको दिखता है उससे कम होता है, उससे ऑर्डर कम होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, रिएक्टेंट जो आपका होगा 1 या 2 3 रिएक्टेंट्स अगर आपके पास है, उनमें से कोई रिएक्टेंट जो होता है वो होता है लार्ज एक्सेस क्वांटिटी में। जो लार्ज एक्सेस में होता है दैट डज नॉट एक्चुअली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑर्डर, ठीक है। जो लार्ज एक्सेस में होगा इट विल नॉट कंट्रीब्यूट, आप लिखेंगे यहाँ पे इसको, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो दैट इज़ वाई क्या होता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे ऑर्डर जो है वो हमेशा लेस होगा देन इट अपीयर्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल आपको दी गई है बुक पे, दैट इज़ वन इज़ द इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर जो आपके पास है दैट इज़ एक्चुअली क्या है, C12 है ना, H22O11। यहाँ पे इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे वाटर जो है इट इज़ टेकन इन एक्सेस। तो वाटर जब आप क्या लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं, तो इसका मतलब ये है इस पे कंसंट्रेशन डिपेंड ही नहीं करेगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो रेट है एक्चुअली इट इज़ एक्चुअली सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दैट मीन्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ दिस C12H22O11 रेज्ड पावर 1। तो इस पे जो है रेट डिपेंड नहीं करेगा, इट्स इन एक्सेस। तो ये जो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर है, और सिमिलरली आप लिखेंगे अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे भी वाटर एक्सेस में होता है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ही है आपका हॉट्स, दैट इज़ हायर ऑर्डर थिंकिंग सिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं जैसे आपके सिलेबस में दिखाया गया है, दैट हॉट्स, व्हाट आर हॉट्स। तो देख लो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पढ़ा, बस यहाँ पर थोड़ा इसको ट्विस्ट किया गया है। आपको ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है।
आपको ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन और वर्सेस टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन और यहाँ पे ये और है एक्चुअली आपके पास, ये जो ए दिया गया है ये आपका क्या है, और है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है, वर्सेस टी। अब आपको बताना है फॉर दिस रिएक्शन यू हैव टू टेल व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ये ग्राफ ऑलरेडी आपने पढ़ा, आप प्रीवियस स्लाइड में जाके देख सकते हैं, ये ग्राफ मैंने बताया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है ये, और वर्सेस टी, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो पहले पार्ट का आंसर। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, पर सेकंड, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, गिव रिलेशनशिप बिटवीन के एंड टी हाफ, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप कैसे निकालते हैं टी हाफ, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाई के, ऐसे निकालते हैं। अब उसके बाद बताना है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द एबो लाइन इंडिकेट, यहाँ पे स्लोप आपका किसके बराबर होगा, तो स्लोप यहाँ पे आपका होगा माइनस के बराबर, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने सीखा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, इसको आप याद रखेंगे। सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा और इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप ये पूरा रिवाइज़ करेंगे, जो भी मैंने बताया इसको नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में और रिवाइज़ करेंगे बार बार, और जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन रहा होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।